मॉर्निंग दीदी। मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। अभी नींद में हो अभी तो? क्या कह रहे हो? नींद में लग रहे हो। हाँ, उठी हूँ दीदी अभी। क्या बात भाई, संडे है इसीलिए? दिवाली की सफाई करके थक गई यार। हाँ, दिवाली की अभी से सफाई हो रही है। हाँ दीदी अब डेली। अच्छा, चलो। अब जो हमने लास्ट टाइम जो किया था, उसमें क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, वो हो गया या करवाना है मुझे? तन्नू, हो गया तुम्हारा? यस मैम। या शिवांगी? किया ही नहीं है मैम अभी वो वाला। नहीं किया है। रेशम और रीता? नहीं किया दीदी मैंने भी। हाँ दीदी क्या मेरा भी बात रहता है, भी है। पीछे कैसे रह गए तुमने? मनीष और मीनाक्षी क्लास में देखी कुछ नहीं। अभी नहीं किया? कर लो भाई इसको, अगर छुट्टी चाहिए होती है मुझे बोल दिया करो, मैं संडे तुम्हारा ऑफ कर दूंगी, लेकिन बताया तो करो कि तुम्हारा काम पिछला रह रहा है। बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तो सोचूंगी कि डेली के डेली काम कर रहे हो। मैम संडे तो ऑफ ही कर दिया करो। हाँ, तो तभी मैं वही बताया वीक में देखो एक दिन तो तुम्हारा ऑफ बाय चांस जो भी होता है वो हो जाता हो है। जाता इसीलिए हम्म। मैं अवॉइड करती हूँ संडे, क्योंकि मैं संडे फ्री होती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड है। करती हूँ। संडे की जगह वीक में किसी डे कर दिया हाँ, करो। संडे की जगह वीक में किसी दिन फिक्स कर लेते हैं या तो। मतलब जब भी आपको काम हाँ, होगा, वो ऐसा तो कुछ वो तो कंपल्शन एक हो नहीं ही है। जाता है। वीक में अगर 5 दिन भी क्लास है तब भी सिलेबस आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहते हो संडे ऑफ करना तो संडे ऑफ रख लेते हैं, और वीक में किसी भी एक दिन अपने आप भी हो सकता है। क्या पता ना भी हो तुम्हारा, क्योंकि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग टाइम सही रहता ही है, क्या पता ना भी हो ऑफ। ठीक है, तो संडे का रख देंगे आगे। ठीक है, अभी तो जो ही आए हैं इनका आज का दिन तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो चलो आप ओपन करके बैठे। तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो हमने एक पीछे थ्योरम छोड़ी थी उसको कवर करते हैं मेरे। एक थ्योरम हमारी स्किप हुई थी बीच में, वेलोसिटी पोटेंशियल पे जो बेस्ड थी। वेलोसिटी पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी से ही बनता है d इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू माइनस डी फाई। ये हमने पढ़ा, तो उस फाई को यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल कहते हैं। और जब जब फाई एग्जिस्ट करता है उस फ्लो को हम फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड कह देते हैं। तो इस पे एक थ्योरम है, क्या प्रूव करना है हमें थ्योरम में? The theorem says at all point of the field of flow, आप पूरे फ्लो के अंदर सभी पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं कि जब हम उन पॉइंट्स पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, वो क्या करेगा? कट ऑर्थोगोनली होगा बाय स्ट्रीम लाइन। मतलब स्ट्रीम लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस दोनों क्या होते हैं आपके? परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमें दिखाना है। इक्वी पोटेंशियल का क्या मीनिंग है यहाँ पे? जब आपका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाए, फाई जिसको आपने पोटेंशियल फंक्शन बोला था वो क्या हो जाए? कांस्टेंट। मतलब हर जगह पे इक्वल है पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, पाई क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। और स्ट्रीमलाइन आपने देखा, ये स्ट्रीमलाइन कैसे बनती है? क्यू क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो से, इसी इक्वेशन से बनी थी। तो स्ट्रीमलाइन बेसिकली किससे रिप्रेजेंट होता है? वेलोसिटी से। फ्लो को ही रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन इज द लाइन ऑफ फ्लो। अगर कोई आपसे कभी पेपर में बाई चांस ये भी पूछ लेता लाइन ऑफ फ्लो डिस्क्राइब करो, तो लाइन ऑफ फ्लो हमेशा स्ट्रीमलाइन को बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, स्ट्रीमलाइन इज नोन एज लाइन ऑफ फ्लो। अगर फ्लो लाइंस बोलते हैं तो स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन तीनों आएंगे अगर फ्लो लाइंस बोलता है। लेकिन अगर लाइन ऑफ फ्लो की बात हो रही है तो क्या बनेगी? सिर्फ स्ट्रीमलाइन बनेगी। ठीक, तो स्ट्रीमलाइन को हम क्यू से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्शन जो क्यू के अलोंग हो गई है। और इक्विपोटेंशियल क्या होता है? फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमें इन दोनों सरफेस को क्या दिखाना है? ऑर्थोगोनल दिखाना है। इट मीन मुझे ये शो करना है कि जो ये वाला सरफेस आपका फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस सरफेस के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है? जीरो। ऑर्थोगोनल यही होता है मीनिंग। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो ये तो आपको पता है ना हमेशा कि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है ऑलवेज। ट्रू है ये बात मीनाक्षी? नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज तो पता, मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होती है? डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई डब्ल्यू। ये जो यू वी डब्ल्यू आपके कंपोनेंट हो गए, ठीक है।
वेलोसिटी के। अब एक सरफेस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके जो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ऐसी इक्वेशन लगभग लगभग नॉर्मल की आती है बाय वाली, अगर आपने देखी हो तो। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनती है, याद है किसी को? मतलब इसी के परपेंडिकुलर अगर मुझे एक इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट में क्या होता है, डायरेक्शन रेशो साथ में ही आ जाते हैं। ये वाली लिख सकते, मतलब जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस पक्का इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल को रिप्रेजेंट करे तो कहीं ना कहीं टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हमेशा ये दोनों सरफेस क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक सरफेस को तो मैं ये दिखा दूं कि वो स्ट्रीमलाइन है, और एक सरफेस को ये दिखा दूं कि वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ऑटोमेटिकली काम पूरा हो जाएगा हमारा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो स्ट्रीमलाइन है ही है, नो डाउट, इक्वेशन उसी की। तो यहाँ पे कहीं हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे भी देखो ये जर्नल ट्रू है या नहीं है, ये क्या है जो मैंने लिखा है, क्यू की डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ, यही डॉट प्रोडक्ट किया हमने डी आर के साथ, तभी तो बना। क्यू का होता है यू वी डब्ल्यू और डी आर का डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यू इंटू डी एक्स वी इंटू डी। अगर आपको ध्यान हो, हमने स्ट्रीमलाइन के ट्रोलरी में पढ़ी थी बात कि अगर हम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन को साइंस देखना चाहेंगे टेंजेंट के, तो हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि स्ट्रीमलाइन में सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, अलोंग दी टेंजेंट। तो अगर आप क्यू डॉट डी आर निकालते हो क्या रहता है, जीरो रहता है। ये हमने क्रोलरी में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इसका मीनिंग वही आ रहा है हमारा। क्या मीनिंग है इसका, कि जो वेलोसिटी है इज एट राइट एंगल टू टेंजेंट। डी आर टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वेलोसिटी, ठीक है। तो इट मीन्स जो यहाँ से सरफेस मैंने ये फर्स्ट वाला लिखा था और जो सेकंड वाला सरफेस लिखा है, दोनों ऑब्वियसली क्या है, हमारे परपेंडिकुलर। हमने इन दोनों सरफेस को परपेंडिकुलर बोला, लेकिन हमारा काम क्या था, हमें स्ट्रीमलाइन को इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना। तो स्ट्रीमलाइन तो आ गया, इस सरफेस को मैं क्या प्रूव कर दूं, इक्विपोटेंशियल, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। कुछ याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस में फाई जब हमने निकाला था, फाई हमने कैसे निकाला था, क्या था हमारा फाई, वहां पे कैसे स्टार्ट किया था उसका प्रूफ? एग्जैक्ट डिफरेंशियल कुछ बोला था, यू डी एक्स माइनस डी पे लिया था ना दीदी। हाँ माइनस डी फाई लिया था। तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल जो हमारे पास बनेगा, फाई पहले हमें लेके आना पड़ेगा। और फाई कब बनता है हमारे पास, यहाँ से हमने निकाला था, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, ठीक है ना। ये फाई को निकालने का हमारे पास इक्वेशन थी, जहां से हमने फाई निकालना स्टार्ट किया था, वेयर फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल। अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है और जो इक्वेशन हमें चेंज करनी है, ये वाली सेकंड, दोनों में कितना डिफरेंस, अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर करूं दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड जीरो के इक्वल है, एक में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस डी फाइव, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकंड का अगर मुझे सोल्यूशन निकालना है, दोनों से मिला के क्या बन रहा है, डी फाइव इज इक्वल टू जीरो। दोनों से कंपेयर कर दे, राइट हैंड साइड, which implies phi is equal to constant. That means equipotential surface. बीच में एक स्टेप जो इन्होंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, वो जस्ट फाई के बारे में थ्योरी बता रखे कि फाई हमारा कहाँ से निकला था। जो हमने लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या थी, u इज इक्वल टू माइनस करली फाई बाय करली एच, v इज इक्वल टू माइनस करली फाई बाय करली वाई माइनस करली फाई बाय करली जेड, वेयर कर्ल q हमने निकाला था, कैसे निकाला था, डेल क्रॉस डेल फाई माइनस का डेल स्क्वायर फाई विच इज जीरो, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस इसी के साथ हमने अटैच किया ताकि थोड़ा सा हमें ये मिले कि हाँ वेलोसिटी पोटेंशियल की ही बात करें, ठीक है। तो सिंपल सा था अपने पास, अगर हम ध्यान से देखें, हमें प्रूफ करना था स्ट्रीमलाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्ट्रीमलाइन हम लेके चले, एक सरफेस लिया जो उसी के परपेंडिकुलर होगा,
लेकिन अभी हमने उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल नहीं दिखाया। तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल दिखाने के लिए मैं पोटेंशियल फंक्शन लेके आई थ्योरी से। मेरे पास थ्योरी ये कहती थी कि डी फाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी। उस थ्योरी से जब हमने कंपेयर किया हमारी सेकेंड इक्वेशन को, तो डी फाई इज इक्वल टू 0 बन गया, विच गिव्स फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इज पोटेंशियल सरफेस। जो सेकंड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फर्स्ट क्या स्ट्रीमलाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर सरफेस हैं ही, तो इट मींस स्ट्रीमलाइन आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। पढ़ लो एक बार, थ्योरम को देख लेना, ठीक है, नोट से एक बार देख लो, कहीं पे दिक्कत है तो मुझसे पूछो। होगा क्लियर? कोई डाउट हो किसी को? नो मैम। ओके, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया अभी किसी का भी? आ नो मैम, जाएगा जल्दी। वीक में आ जाएगा, मंडे टू संडे तक। हाँ, आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो आगे करते हैं फिर स्टार्ट। क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे, मैं पहले यही कहूँगी जो दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, अब तक का जितना भी आपने किया वो सारा उसमें कवर हो जाएगा, ध्यान से करना उसको। उसमें फाई का भी यूज आ रहा है, वेलोसिटी भी है आपका, और हम कर्ल क्यू को जीरो भी दिखा रहे हैं। तनु, कर्ल क्यू जीरो निकल गया था आपका? यस मैम, आसानी से ही हो जाता है, एक ही स्टेप में ज्यादा सोल्यूशन नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये हाँ, डेरिवेटिव बहुत लास्ट वाले में तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, और सेकंड और फर्स्ट में डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो इसमें है नहीं, तो वो डायरेक्ट जीरो हो जाता है। डायरेक्ट जीरो हो जाएंगे, यस। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन इसीलिए रहती थी कि कर्ल क्यू का फॉर्मूला ही नहीं पता होता था तब। ये 1/r साइन थीटा लगाना भूल जाते थे, कैसे लिखा गया समझ नहीं आता था सबको। लेकिन अब आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पता है ऑलरेडी, तो आप उससे उस डिटर्मिनेंट फॉर्म में पुट करेंगे कर्ल क्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा वहाँ से। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो आपका लगभग लास्ट का काम रह गया है, देखो रोटेशनल इरोटेशनल मोशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम स्टार्ट करेंगे कि वोर्टिसिटी क्या है। वोर्टिसिटी वेक्टर अब आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर होता था, ऐसे कुछ हमारे पास वोर्टिसिटी वेक्टर भी है। वेक्टर अगर नाम से देखो तो कुछ ना कुछ वोर्टेक्स से कनेक्टेड है, वोर्टेक्स लाइंस। कभी वोर्टेक्स के बारे में सुना है? कुछ नहीं सुना है, ठीक है। तो जिस जिस में कर्ल क्यू निकाला जा सकता है, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी आप कर्ल निकाल ही सकते हैं, उसका कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम कर्ल निकाल लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं
वोर्टेक्स वेक्टर का। तो वोर्टेक्स वेक्टर को हम एक्साई से डिनोट करेंगे हमेशा, एक वेक्टर है ये, क्योंकि कर्ल अगर हम निकाल भी लें किसी वेक्टर क्वांटिटी का, स्टिल क्या आता है, वेक्टर ही आता है, आई जे के, देन कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट लिखोगे तो वही आएंगे वेक्टर। तो कर्ल क्यू निकालने के बाद जो बना है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, वोर्टेक्स वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वोर्टिसिटी अलग है, वोर्टेक्स वेक्टर अलग है, अगर हम नाम में देखें तो। ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, वोर्टेक्स वेक्टर, या फिर वोर्टिसिटी बोलो, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, दोनों को ये नहीं कहना वोर्टिसिटी वेक्टर, ये गलत है। या तो वोर्टिसिटी बोलो या फिर वोर्टेक्स वेक्टर बोलो। ठीक है, तो ये वोर्टेक्स वेक्टर जो एक्साई है या फिर वोर्टिसिटी जो एक्साई है, दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ क्यू। ये जीरो भी आ सकते हैं, नॉन जीरो भी आ सकती है। जीरो वाले केसेस आपने देखे हैं, जब Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होगा, पोटेंशियल काइंड का फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली एक्साई जीरो आना ही आना है उस केस में। तो उनके अलावा भी एक्साई किसी ऐसे केस में अगर आ जाए, तो वो आपको पता है इरोटेशनल मोशन, इरोटेशनल मोशन में ही क्या रहता है आपका, कर्ल Q जीरो रहता है। इट मीन्स एक्साई इज इक्वल टू जीरो इफ मोशन इज इरोटेशनल। ठीक है, और इस केस में क्या रहता है आपका, Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। इसी केस का था ऊपर। तो ये जो पूरा है कंबाइन हो चुका है। जब पोटेंशियल काइंड का फ्लो है या फिर आप ये कह लो मोशन इज इरोटेशनल, देन एक्साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके कंपोनेंट भी आप बता सकते हैं। कंपोनेंट में इसके लिखूंगी कुछ इस तरीके से, एक्साई वन आई कैप, एक्साई टू जे कैप, एक्साई थ्री के कैप। कितना निकलेगा एक्साई वन, अगर सॉल्व करें आई जे के, कर्ल क्यू ही तो निकालना है। तो कर्ल में डेल क्रॉस क्यू होता है, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, यहाँ यू वी डब्ल्यू। तो आई कैप का जो कंपोनेंट है दैट इज एक्साई वन, कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल वी बाय कर्ल जेड। तो एक्साई वन की वैल्यू आ चुकी है कर्ल डब्ल्यू बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल वी बाय कर्ल जेड। क्लियर है? ऐसे एक्साई टू निकालो, ऐसे ही एक्साई थ्री। तो ये इसके कंपोनेंट है। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो रहेगा तो रोटेशनल मोशन बोल देंगे, अदरवाइज इरोटेशनल। अब जैसे जैसे हमने देखो वेलोसिटी हमने पढ़ा था, तो वेलोसिटी से हमने स्ट्रीमलाइन बनाई थी, है ना। स्ट्रीमलाइन कैसे बनती है, जब वेलोसिटी के जो कंपोनेंट थे वो टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाए, क्यू क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब उसी स्टेप्स पे चल के हम वोर्टेक्स लाइन बनाने वाले हैं। स्ट्रीमलाइन तो हो गया वेलोसिटी के लिए, वोर्टेक्स लाइन इज फॉर वोर्टिसिटी। वो कैसे बनेगा, जब एक्साई की डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग चली जाए, मतलब एक्साई क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब जहां जहां वहां क्यू आया था, अब वहां क्या आने वाला है, एक्साई आने वाला है। सिर्फ इतना फर्क आएगा, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी आपकी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वोर्टेक्स लाइन निकालें, वोर्टेक्स लाइन, तो क्या बनेगी वोर्टेक्स लाइन, एक्साई क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है कि वोर्टिसिटी को टेंजेंट के अलोंग कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे वहां पे डी एक्स बाई यू, डी वाई बाई वी, डी जेड बाई डब्ल्यू आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्साई वन, डी वाई बाई एक्साई टू और डी जेड बाई एक्साई थ्री। निकाल के भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करनी है। आई जे के एक्साई वन, एक्साई टू, एक्साई थ्री कंपोनेंट हो गए एक्साई के, और डी आर के डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको इक्वल टू रखना है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपकी वोर्टेक्स लाइन है। वोर्टेक्स ट्यूब कैसे बनेगी, उसी तरीके से जब आप वोर्टेक्स लाइन को क्लोज्ड करके, हमने वहां पे द लोकस ऑफ वोर्टेक्स लाइन ड्रॉन एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज्ड कर्व, वहां पे भी हमने जब बनाई थी स्ट्रीम ट्यूब, ऐसे यहाँ क्या बनेगी, वोर्टेक्स ट्यूब। हर बाउंड्री पे आप वर्टेक्स लाइन बना रहे हैं, क्लोज कर्व बना रहे हैं, उस क्लोज कर्व के ऊपर सारे वर्टेक्स लाइन का जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी आपके पास, वर्टेक्स ट्यूब। और वर्टेक्स ट्यूब से हमने वर्टेक्स फिलामेंट भी बना सकते हैं, जैसे वेलोसिटी फिलामेंट बनाया था हमने वहां पर, स्ट्रिंग फिलामेंट। तो कैसे बनेगा वो वाला आपका फिलामेंट, जब आप क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, बताया था वहां पे भी कट करोगे, क्रॉस सेक्शन लोगे, जैसे सर्कल निकलता था अगर सिलेंडर की बात करें, तो ऐसे जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम वर्टेक्स फिलामेंट बोलते हैं। तो सेम थ्योरी पे है, आज ही पढ़ के आओ। मुझे दिख रहा है अब कुछ तुम्हारे चेहरे, नींद आ रही है दोनों को, क्या बात हो गई, पिछला रिवाइज कर लो भाई, टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, टाइम है तुम्हारे पास, इसको रिवाइज कर लो, आज संडे है।
कल से जो आगे काम स्टार्ट होगा आपका, वो आपका इसी से ही बेस होके एक थ्योरम है मेनली, जो हमारी एक मेन थ्योरम रह गई है बस। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर हम कुछ इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का बेसिक पढ़ेंगे फॉर नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो पेपर बनाने वाला इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को फर्स्ट सेक्शन के एंड में बाय चांस दे भी देता ऑप्शन में, तो 99% तो एक नहीं आएगा, लेकिन 1% है कि अगर आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो बेसिक पता होना चाहिए इसका, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी आपको, और इसका आगे यूज भी बहुत है आने वाले सेक्शन में। ठीक है, अगर किसी को ये लगता है सिलेबस ज्यादा लग रहा है उनको, तो वो यहाँ तक भी करेंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 99%। और जिसका ये है कि उसको पूरे नंबर ही लेने होते हैं, तो वो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी जरूर करके जाए, चांस मत छोड़ो। ठीक है, 1% भी। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हम करेंगे कल ही, हो सकता है स्टार्ट हो जाए आपका, और नेक्स्ट डेफिनेटली 2 days में, मंडे एंड ट्यूसडे आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, अब किसी को कोई डाउट है तो ले सकते हैं। मैम जो ये पीडीएफ आपने हमारे पास भेजे हुए हैं, यही डाउट मतलब सॉरी यही है ना हमारा सिलेबस? क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा रिपीट करो। पीडीएफ आपने हमारे पास भेजे हुए हैं 4 यूनिट्स के, हमारा सिलेबस यही है? ना ना, जो मैंने भेजी है वो आपको मेन पार्ट भेजा था। अब जो मैंने आपको ड्राइव का लिंक भेजा था ना, यस ड्राइव का मैम। लिंक भेजा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। उसमें से देखो, उसमें ऑप्शनल वाला पार्ट भी है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, क्योंकि अब इस बार तुम्हें नांगल सर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए देखो पेपर कहाँ से आ जाए। सर का तो फिक्स था, सर 50% से ही देते थे, सर कभी 50% से आगे नहीं बढ़ते थे, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये है कि वो छुट्टी पे है, तो आपका पेपर कौन बनाए कुछ नहीं पता। इनको कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं तन्नू, समझ आ रहा है? मैम नहीं, ये नहीं, फ्लूइड वाला नहीं, क्योंकि मैं फिर आपसे पढ़ती हूँ तो मैं ध्यान भी नहीं देती ज्यादा क्लास में। अच्छा, संगीता पढ़ा रही है ना शायद तुम्हें। यस मैम, यस मैम। वैसे तो मैम हाँ, वैसे ही मतलब लिख के पढ़ाते हैं ऐसे ही, पर फिर यूं है कि ज्यादा आपके जितना एक्सप्लेन नहीं करते वो। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं। उनको सब्जेक्ट ऐसा दिया है शायद, हो यस सकता है नहीं। मैम। हाँ, उनका थोड़ा सा टॉपिक अलग है, कोई बात नहीं। तुम अच्छे से करो अपना, तुम्हें मौका मिल रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से करो, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग बन सकता है, इसमें और बच्चों के कम नंबर आते हैं, पहले ही बता दूं, जो नहीं पढ़ते हैं। अगर तुम भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ने के बाद सुनने से सब कुछ नहीं होगा, सबको लिख लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, तब नंबर इसमें अच्छे आएंगे और ये तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज करेगा। सब्जेक्ट सबसे टिपिकल सब्जेक्ट यही पढ़ता है आपका इस सेमेस्टर का, तो ध्यान रखो। हाँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों का इस बार स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है, तो उसमें मार्क्स थोड़े से डाउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस उसका ज़्यादा है। 3-4 सैम का इकट्ठा आ रहा है, ये लगा लो बीएससी वालों का। तो कंप्यूटर साइंस वाले अपने उस सब्जेक्ट को भी अच्छे से कर लेना। और मैम हाँ, हमारा जो डिस्क्रीट है उसके भी मतलब अच्छे से नोट्स नहीं है कहीं अच्छे किसके से। नहीं मिले? डिस्क्रीट के जो आपने भेजा हुआ, वैसे मैम इसकी भेज रही हैं डिस्क्रीट के। हाँ उस लिंक में है, देखा आपने ड्राइव लिंक में? मैम वही भेज रहे हैं वैसे तो हमारे पास, पर वो कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं है, कम है कौन उसमें भी। पढ़ा कौन रहा है? सीमा मेहरा मैम। तो दीदी उनके नोट्स मेरे पास हार्ड कॉपी होगी, अगर तुम कभी डिपार्टमेंट आओगे तो मुझे याद दिलाना, मैं निकाल के रख दूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। अगर मुझे मिली तो, ये ना हो कि मैंने किसी को दे दी हूँ पहले ही। एक बार मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, उनकी पूरी वो है हार्ड कॉपी। हाँ, रीचा कुछ कह रहे थे? दीदी मैडम नहीं पढ़ाती, स्कॉलर पढ़ाता है। हाँ वो तो मैम और ने किसी बिजी हैं अभी, तो नहीं ले। नीरज पढ़ा रहे क्या? हाँ ये दीदी। वो अरविंद सर है कोई मैम। अच्छा, अरविंद पढ़ा रहे। अरविंद तो अभी इसी बार ही आया पीएचडी में, वो तो इसी हम्म। बार का, अभी तो उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। चलो, कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है उनका भी, तो ठीक है। कैसा, समझ नहीं आ रहा? डिस्क्रीट तो इजी है बहुत। हाँ मैम, डिस्क्रीट में ऐसा कुछ नहीं है, पेपर तो वो आसान ही है, बस हाँ, मटेरियल हो। उसमें स्कोर अच्छा हो जाता है, अपना खुद से ही पढ़ोगे ना डिस्क्रीट को, ना भी सुनोगे अगर, स्कोर अच्छा हो जाएगा आपका डिस्क्रीट में।
खुद से भी कर सकते हो सब्जेक्ट को। ग्रेजुएशन वाला सारा। हाँ वही है, थर्ड सेम का तो आपका इजी रहता है, उससे भी करोगे हो जाएगा। ग्राफ्स वगैरह वाला है आपका या कौन से वाला है इस बार? मैम इतना तो नहीं पता, अभी एक यूनिट करी है, उसमें तो कुछ आया नहीं ऐसा। क्या है पहली यूनिट में? पहले में तो यही है, डिफरेंस इक्वेशन, रिकंसिलिएशन, इन्हीं का सॉल्यूशन वगैरह, कुछ नहीं और बिल्कुल ही नॉर्मल सी कैलकुलेशन। अच्छा ठीक है, फिर वही होगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने एक बार डिस्क्रीट लिया था, सेकंड टाइम नहीं लिया था। हम्म। तो जो पहली बार लिया था उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा था। ये लगा लो मेरे सिर्फ उसके अंदर थ्योरी में सिर्फ 4 नंबर कटे थे 80 में से, 76 नंबर थे। और जो असेसमेंट है उसमें 8 नंबर काट रखे थे, तो देख सकते हैं आप। तो बड़ा वो होता है यहाँ पे, मतलब लगाते ही नहीं है जिनके हम अच्छे से, हम इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाते हैं, टाइप करते हैं और फिर नंबर ही नहीं देते, पता नहीं क्या करते हैं। नहीं वो उस टाइम तो जो भी था ही, एक्चुअली में क्या होता है कई बार